पिछले पार्ट में लुओ येचेन को पता चला था कि उसका बिछड़ने के बाद भी परिवार ने उसे कभी भुलाया नहीं। वहीं गु शिवान के साथ उसकी नजदीकियां भी बढ़ने लगी और दोनों के बीच मजाक मजाक में रिश्ते की नई शुरुआत होने लगी। लेकिन अब ये रिश्ता एक नए मोड़ पर जाने वाला था। अब आगे उधर गु शिवान अपने घर पहुंची तो उसने अपने परिवार के सामने रुई पवेलियन की मिठाइयां रख दी। इसे छक्कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ये लुओ परिवार के उस नौजवान ने खास तौर पर बनवाई है। इनमें चीनी भी नहीं है, इसीलिए दादाजी भी आराम से खा सकते हैं। दादाजी गु ने चश्मा नीचे किया और ध्यान से उसे देखा। तुम उस लड़के की बात कर रही हो जिसे लुओ परिवार ने अभी अभी वापस पाया है? गु शिवान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आज रात हम साथ में खाना खाने गए थे और रुई पवेलियन भी उसी का है। ये सुनते ही गु की मां मुस्कुराई। आज वानकिंग ने मुझे खास तौर पर निमंत्रण भेजा है। अगले शनिवार को लुओ परिवार के पुराने घर में ये चेन के घर वापसी भोज का आयोजन है। फिर उन्होंने हल्की आह भरते हुए कहा, बेचारे बच्चे ने बाहर न जाने कितना कुछ सहा होगा, फिर भी इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया। सच में इतना काबिल बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन घर वापसी भोज सुनते ही गु शिवान चौंक गई। घर वापसी भोज? उसने मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसकी मां ने उसे अजीब नजरों से देखा। बेटी, उसने तुम्हें अलग से क्यों बताना था? निमंत्रण तो पूरे परिवार के लिए आया है। वैसे तुम आज उस लड़के के साथ अकेले खाना खाने गई थी? गु शिवान ने तुरंत उनकी तरफ देखा। तो उसकी मां ने उसके माथे को छूने की कोशिश की। तुम सच में मेरी बेटी हो? मेरी बेटी किसी लड़के के साथ अकेले खाना खाने जाए, ये बात तो हजम ही नहीं हो रही। दादाजी गु ने तुरंत बीच में कहा, मैंने पहले कभी तुम दोनों की शादी तय नहीं की थी, इसलिए इस मामले में मेरा नाम मत लेना। लेकिन दादाजी की बात सुनकर गु शिवान को डिनर के दौरान मेरी कही हुई बात याद आ गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर बचपन वाली बात हटा दें तो शादी की बात दोबारा हो सकती है। बस इतना सुनना था कि गु परिवार के तीनों सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। उसकी मां तो पूरी तरह हैरान रह गई। बेटी, उस लड़के के सामने ऐसी बातें मत करना, वरना वह क्या सोचेगा? गु शिवान ने तुरंत अपनी मुस्कान छिपाई। बस करो आप लोग, हम अभी सिर्फ दोस्त हैं। मैं ऊपर जाकर आराम कर रही हूँ। लेकिन कमरे में लौटने के बाद भी उसके दिमाग से एक बात नहीं निकल रही थी। उसने मुझे अपने घर वापसी भोज के बारे में बताया क्यों नहीं? काफी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार मुझे कॉल कर दिया। मैंने स्क्रीन देखकर फोन उठाया। क्या हुआ टपियाओ लियांग? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप्पी रही। फिर गु शिवान ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने मुझे अपने घर वापसी भोज के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं एक पल के लिए चुप रहा। तुम्हारे परिवार को तो निमंत्रण मिला है। फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। लेकिन तुमने मुझे अलग से आमंत्रित नहीं किया। यह सुनकर मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। तो फिर अपने परिवार के साथ आ जाना। नहीं, उसने तुरंत कहा, मुझे एक अलग निमंत्रण चाहिए, सिर्फ गु शिवान के नाम का। मैं हंस पड़ा। दापियाओ लियांग, तुम मेरी कृपा का फायदा उठा रही हो क्या? तो क्या मैं ले सकती हूँ? उसकी आवाज में उम्मीद साफ थी। मैंने कहा, क्यों नहीं, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपने दरवाजे पर मेरा इंतजार करना, मैं अभी आ रही हूँ। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कुछ मिनट बाद मैं नीचे गया और एक सफेद निमंत्रण पत्र लेकर आया। मैंने उस पर अपने हाथ से सिर्फ एक नाम लिखा, गु शिवान। जब मैं विला से बाहर निकला, वह पहले से ही दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए निमंत्रण उसकी तरफ बढ़ाया। लो, तुम्हारा नाम मैंने खुद लिखा है। गु शिवान ने धीरे से निमंत्रण लिया और उसे खोला। जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ की लिखावट पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारी लिखावट सच में बहुत सुंदर है। फिर उसने गंभीरता से कहा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए मुट्ठी बांधी। अगर देर हुई तो मैंने बात अधूरी छोड़ दी। तुम समझ ही गई होगी। गु शिवान हंस पड़ी। उसने आगे बढ़कर मेरे बालों को हल्के से सहलाया। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, देर नहीं करूंगी। उस रात हम दोनों कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े बातें करते रहे। माहौल अजीब तरह से शांत था, लेकिन अच्छा था। फिर गु शिवान ने कहा, अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मैं अंदर चला गया और वह भी वापस अपने घर लौट गई। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, उसकी मां ने तुरंत सवाल दाग दिया। उधर गु शिवान जैसे ही अपना खास निमंत्रण लेकर घर पहुंची, उसकी मां की नजर सीधे उसके हाथ में पकड़े कार्ड पर पड़ी। निमंत्रण? गु की मां पूरी तरह हैरान रह गई। किसका निमंत्रण? गु शिवान आराम से सोफे पर बैठ गई। लुओ परिवार का। लेकिन लुओ परिवार तो पहले ही निमंत्रण भेज चुका है। हे भगवान, तुम्हें अलग से निमंत्रण मांगने की हिम्मत कैसे हुई? गु शिवान ने शांत स्वर में कहा, वो अलग है। अलग कैसे है? ये शियाओ चेन का निजी निमंत्रण है। बस इतना सुनते ही उसके माता पिता एक दूसरे को देखने लगे। उसके पिता ने गर्व से कहा, मेरी बेटी से यही उम्मीद थी, बिल्कुल मेरी तरह बेहतरीन। लेकिन उसकी मां तुरंत भड़क गई। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह बेशर्म भी। पत्नी, बेटी को पहले ही डांट चुकी हो, अब मुझे तो छोड़ दो। बगल में बैठे दादाजी गु चुपचाप पूरा नजारा देख रहे थे। उन्हें सब समझ आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस मौका देखकर पीच ब्लॉसम केक का एक और टुकड़ा उठा लिया। गु शिवान ने ऊपर जाते हुए कहा, दादाजी, इतना मीठा खाकर आज रात नींद नहीं आई तो मुझे मत कहना। 2 दिन बाद बीजिंग एयरपोर्ट।
मैं आखिरकार जियांग यूनिंग के लगातार झंझट और नखरों से परेशान होकर उसे लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। मैं अपनी कार के सहारे खड़ा फोन देख रहा था कि अचानक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तक नहीं, अगले ही पल जियांग यूनिंग मुझ पर झपटने वाली थी, लेकिन मैं आराम से एक तरफ हट गया। वह मुश्किल से खुद को संभाल पाई। धिक्कार है लुओ येचेन, क्या मुझे मारने का इरादा है? मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अगर कार पर खरोंच आई तो उसका हिसाब तुम दोगी? तुम सच में बेरहम हो। वह गुस्से में कार का दरवाजा बंद करके बैठ गई, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि मैं टिंगलान अकादमी की तरफ नहीं जा रहा था। रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? घर घर। वह घबरा गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने होटल भी बुक नहीं किया। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। इतनी जल्दी माता पिता से मिलना, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मैंने फोन निकालते हुए कहा, ठीक है तो मैं माँ को कह देता हूँ कि तुम्हारे लिए कमरा तैयार न करें और खाना भी न बनाएं। जियांग यूनिंग ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं जाऊंगी। फिर मैंने कैजुअली कहा, वैसे जियांग ज़रूर भी आ जा रही है। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह मन ही मन खुद को समझाने लगी, कोई बात नहीं माँ, ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही है। आखिर मैं उसका सबसे अच्छा भाई हूँ। कुछ देर बाद कार लुओ परिवार के विला के सामने रुकी। जियांग यूनिंग ने खिड़की से बाहर देखा। हम पहुंच गए, और जवाब का इंतजार किए बिना वह जल्दी से कार से बाहर निकल गई। अंदर पहुंचते ही अंकल झांग ने हमारा स्वागत किया। छोटे मालिक वापस आ गए। नमस्कार युवा मास्टर जियांग। नमस्कार अंकल झांग। जियांग यूनिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह यहां आने से पहले ही लुओ परिवार के लगभग हर सदस्य के बारे में जानकारी याद कर चुकी थी। आखिर वह जानती थी कि ये चेन के लिए यह परिवार कितना मायने रखता है। उस दिन घर पर सिर्फ सु वानकिंग थी। जैसे ही उन्होंने कदमों की आवाज सुनी, वह मुस्कुराते हुए बाहर आईं। लेकिन जियांग यूनिंग को देखते ही उनकी आंखों में अपनापन भर गया। ये वही लड़का था जिसने कठिन दिनों में उनके बेटे का साथ दिया था। जब ये चेन उनसे दूर था, तब जियांग यूनिंग और बाकी दो दोस्तों ने उसके साथ मुश्किल समय बिताया था। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन काटा था। यह सोचकर सु वानकिंग की आंखें नम हो गईं। लेकिन जियांग यूनिंग ने आते ही कहा, आंटी आप तो बहुत सुंदर हैं। सु वानकिंग हंस पड़ी। तुम्हारी बातें कितनी प्यारी हैं, घबराओ मत, इसे अपना ही घर समझो। फिर उन्होंने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। तुम लोगों ने इतने सालों तक शियाओ चेन का साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। जियांग यूनिंग शुरू में थोड़ा संकोची था, लेकिन सु वानकिंग की गर्मजोशी ने उसे तुरंत सहज कर दिया। कुछ ही देर में दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। मैं रसोई से संतरे का जूस लेकर बाहर आया। दोनों को इतनी खुशी से बातें करते देखकर मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। जियांग यूनिंग और जियांग ज़ीरो भी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थे। अगर हम एक दूसरे का सहारा न बने होते तो शायद आज हम में से कोई भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। मैं उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता रहा और बीच बीच में बातचीत में शामिल होता रहा। कुछ देर बाद सु वानकिंग उठ खड़ी हुई। शाओनिंग, आंटी अब खाना बनाने जा रही हैं। शाओ चेन तुम्हें ऊपर तुम्हारा कमरा दिखा देगा। और हाँ, अलमारी में तुम्हारे लिए नए कपड़े रखे हैं। मैंने शाओ चेन से तुम्हारा साइज और पसंद पूछकर सब पहले ही तैयार करवा दिया था। अगर कुछ पसंद न आए तो तुम दोनों साथ जाकर नए कपड़े खरीद लेना। बस यहाँ अपने घर की तरह रहना। इतना कहकर वह वांग माँ के साथ रसोई की ओर चली गई। ठीक है, धन्यवाद आंटी। जियांग यूनिंग की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और आंसू पोंछने लगा। मैंने जैसे कुछ देखा ही नहीं और उठकर कहा, चलो तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। तुम अब भी इतने निर्दयी हो, बदबूदार सीधे साधे आदमी। वह बड़बड़ाता हुआ मेरे पीछे चल पड़ा। मैं उसे तैयार किए गए कमरे के सामने ले गया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। खोलो। जियांग यूनिंग ने दरवाजा खोला और अगले ही पल बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा था कि उसके लिए बस एक साधारण गेस्ट रूम तैयार किया गया होगा, लेकिन अंदर एक बड़ा और शानदार स्वीट था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह कमरा उसके पुराने कमरे की हूबहू नकल था। बचपन में हमारे पास अपना कोई ढंग का कमरा नहीं था। जियांग यूनिंग हमेशा से चाहता था कि एक दिन उसका भी अपना कमरा हो, एक ऐसी जगह जिसे वह अपनी पसंद से सजाए। जब उसने आखिरकार अपना पहला घर खरीदा तो उसने हर चीज खुद डिजाइन की थी। बाद में उसके पास दुनिया भर में कई घर हो गए, लेकिन उसके बेडरूम की सजावट हमेशा उसी पहले कमरे जैसी रहती थी। और आज लुओ परिवार ने उसकी उस सबसे खास याद को फिर से उसके सामने ला खड़ा किया था। उसकी आंखों में भरे आंसू अब रुक नहीं पाए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, वह रोते हुए बोला। तुम लोग इतने अच्छे क्यों हो? कुछ देर पहले तक जो आदमी खुद को बहुत कूल और गंभीर दिखा रहा था, अब बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। रोना बंद कर, मेरे परिवार ने तुम्हारे लिए एक और तोहफा भी रखा है, बिस्तर पर है, जाकर देख लेना। मैं दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने 10 साल की उम्र में तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हारे पास अपना कमरा होगा, और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। दरवाजा बंद होते ही जियांग यूनिंग वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद जियांग ज़ीरो भी अपना काम खत्म करके उपहार लेकर लुओ परिवार के घर पहुंची। उसे भी उसी गर्मजोशी और अपनापन के साथ स्वागत मिला। रात के खाने पर माहौल बेहद शांत और खुशहाल था।
लुओ परिवार के माता पिता ने दोनों से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, घर आने वाला कोई कभी परेशानी नहीं होता। लुओ चेन्युआन ने कहा, तुम दोनों के लिए यहाँ कमरे तैयार हैं, चाहो तो हमेशा के लिए यहीं रह सकते हो। सुवानकिंग ने प्यार से उनकी तरफ देखा। पहले शायद तुम दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हारे पास घर भी है और परिवार भी। यह सुनते ही जियांग यूनिंग और जियांग जिरो दोनों की आंखें नम हो गईं। घर और परिवार, ये दो शब्द उनके लिए शायद किसी सबसे कीमती चीज से कम नहीं थे। तभी लुओ चेन्युआन ने अचानक कहा, मेरे हिसाब से हमें इन दोनों को अपने परिवार में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लेना चाहिए। सु वानकिंग ने तुरंत सहमति जताई। हाँ बिल्कुल, हम बाद में एक अच्छी तारीख तय कर लेंगे। जियांग यूनिंग और जियांग जिरो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी मैंने हल्की खांसी करते हुए कहा, माँ, पिताजी, शायद आपको पहले दादाजी से पूछ लेना चाहिए। दादाजी से क्यों? लुओ चेन्युआन ने हैरानी से पूछा। मैंने कंधे उचकाए। बस, मुझे लगता है कि बाद में शायद ये दोनों आपके बेटे नहीं, मेरे भाई बन जाएं। मेरी बात सुनते ही माहौल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर मैंने अपना कटोरा नीचे रखा और तुरंत ऊपर की ओर भाग गया। पीछे बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखते रहे। जियांग यूनिंग और जियांग जिरो भी मुस्कुरा दिए। आखिरकार उनके लिए किसी आधिकारिक रिश्ते के नाम से ज्यादा मायने रखती थी वह चीज जो उन्हें पहली बार सच में मिली थी, एक घर और अपना परिवार। अब मैं, जियांग यूनिंग और जियांग जिरो, हम तीनों स्टडी रूम में बैठे थे। हमारे सामने स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। फुटेज में एक प्राइवेट बार रूम दिखाई दे रहा था, जहां कुछ अमीर घरों के लड़के लड़कियां मौजूद थे। माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। मैंने स्क्रीन को देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ फोन उठाया। बूढ़े हान, अब शुरू करो। अगले ही पल सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों की टीम कमरे में घुस गई। अंदर मौजूद सभी लोग अचानक घबरा गए। कुछ ही मिनटों में उन बिगड़े हुए अमीर बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। कई लोग इतने नशे में थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। मैंने जियांग जिरो की तरफ देखा। मार्केटिंग अकाउंट्स को एक्टिव करो। सोंग रू की तस्वीरें हर जगह पहुंचनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि वह सोंग परिवार की वारिस है, मैंने आगे कहा। और सोंग परिवार के पुराने विवाद भी दोबारा सामने लाओ। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कल सुबह तक सोंग परिवार की हालत ऐसी होनी चाहिए कि कोई उनके साथ अपना नाम जोड़ना भी न चाहे। जियांग जिरो ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर नफरत भी थी और संतुष्टि भी। जियांग यूनिंग ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम सच में कमाल हो। सोंग परिवार को अपनी सारी ताकत बचाव में लगाने पर मजबूर करोगे और ऊपर से हमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं यहीं रुकने वाला नहीं था। मेरी आंखों में ठंडक उतर आई। ये तो बस शुरुआत है, मैंने धीरे से कहा। सबूत पहले ही जमा किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी के लिए जरूरी कार्रवाई भी जल्द शुरू होगी। फिर मैंने दोनों की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि शनिवार तक वे चारों जेल के अंदर हों। इसके बाद मैंने एक और नाम लिया। एवेल को भी शनिवार से पहले चीन पहुंचना होगा। जियांग यूनिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। रुको, तुम उसे भोज में बुला रहे हो? उसने तुरंत विरोध किया। तुमने पहले नहीं बताया था कि तुम घर वापसी की दावत में इतना बड़ा खेल खेलने वाले हो। जियांग जिरो भी चिंतित हो गई। भाई लुओ, मैं सोंग परिवार से नफरत करती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने उनकी बातें सुनी, फिर शांत आवाज में कहा, लुओ, परिवार को अभी तक सच नहीं पता, तो उन्हें पता चलने दो। स्टडी रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं खिड़की की तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज धीमी हो गई। मैंने 9 साल पहले एक वादा किया था। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने कहा, उसने 15 साल तक बहुत कुछ सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझसे किया हुआ वादा नहीं छोड़ा। मेरी आंखों में दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। अब मेरी बारी है। जियांग जिरो ने एक बार फिर मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं नहीं बदला। कुछ सेकंड बाद जियांग यूनिंग ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो हम तुम्हारे साथ हैं। जियांग जिरो ने आंखों के कोने पहुंचे और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। मैं मुस्कुराया और अपना हाथ उन दोनों के हाथों पर रख दिया। हमारे हाथ मिलकर एक त्रिभुज बन गए। ये हमारा पुराना इशारा था। जब भी हम तीनों किसी मुश्किल काम को पूरा करने का फैसला करते थे, हम यही करते थे, क्योंकि त्रिभुज सबसे स्थिर आकृति होती है और हमारे लिए हम तीनों का साथ ही सबसे मजबूत चीज था। लेकिन जहां हमारी तरफ सब कुछ तय हो चुका था, वहीं सोंग परिवार में तूफान आ चुका था। कुछ ही समय में गिरफ्तारी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर फैलने लगे। ट्रेंडिंग टॉपिक पर सोंग परिवार का नाम छा गया। कंपनियों और पार्टनर्स के फोन लगातार आने लगे। कई लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन सोंग यांग को शुरुआत में इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा कि हमेशा की तरह पैसा और ताकत इस मामले को भी दबा देंगे। लेकिन जब उसकी सचिव ने फोन उठाया और ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने घबराकर फोन सोंग यांग की तरफ बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, मैडम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंटरनेट पर कंपनी से जुड़े कई पुराने राज भी सामने आने लगे हैं। सोंग यांग का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने फोन पटक दिया। उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। फिर वह चिल्लाया, किसी को भेजो, ट्रेंडिंग टॉपिक हटवाओ, इस मामले को तुरंत दबाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर वांग लिनलिन का फोन बजा। कॉल मिलते ही वह रोने लगी। ओल्ड सोंग, चियारू मुसीबत में है, जल्दी किसी को भेजो और उसे बाहर निकालो। लेकिन सोंग यांग पहले ही गुस्से में था। उसने झुंझलाकर कहा, बस रोना बंद करो। कंपनी में पहले ही अफरा तफरी मची हुई है, उसे अभी वहीं रहने दो।
कॉल कटने के बाद वांग लिनलिन ने तुरंत सोंग शिंगची को फोन किया, लेकिन उधर से भी उसे उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं मिला। सोंग शिंगची ने थकी हुई आवाज में कहा, माँ, घटना को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता। वह खुद भी परेशान था। शियाओरू की वजह से मेरे कई विज्ञापन रद्द हो चुके हैं, कंपनी के हालात भी खराब होते जा रहे हैं। कुछ पल रुककर उसने कहा, अभी उसे वहीं रहने दो, बाद में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि शनिवार को होने वाली लुओ येचेन की घर वापसी की दावत में सोंग परिवार के लिए असली तूफान अभी आना बाकी था। शनिवार की रात आखिर आ ही गई थी। लुओ परिवार की हवेली में मेरी घर वापसी की दावत शुरू होने वाली थी। बाहर से सब कुछ एक भव्य समारोह जैसा दिख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि आज की रात सिर्फ मेरी वापसी का जश्न नहीं थी, आज कुछ पुराने हिसाब भी चुकाने थे। दादाजी के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, श्याओ चेन, जो करना है करो, दादाजी तुम्हारे साथ हैं। मैं खिड़की के पास बैठा दूर अंधेरे आसमान को देख रहा था। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। भाई, मैं घर लौट आया हूं, अब तुम्हारा घर भी तुम्हें वापस दिलाऊंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बड़ी बहन लु युनशु अंदर आई और मुझे खिड़की पर बैठा देखकर तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। श्याओ चेन, वहां क्यों बैठे हो, गिर गए तो? मैं नीचे उतर आया। कुछ नहीं बड़ी बहन। वह बेबसी से मेरे बाल ठीक करने लगी। कितनी बार कहा है, अपने बाल ठीक से बनाया करो। अगर तुम्हें खिड़की इतनी पसंद है तो तुम्हारे कमरे में और बड़ी खिड़की लगवा दूंगी। मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है, धन्यवाद बड़ी बहन। इसके बाद वह मुझे ड्रेसिंग रूम में ले गई। आज के लिए उसने खास तौर पर मशहूर स्टाइलिस्ट विक्टोरिया को बुलाया था। विक्टोरिया ने जैसे ही मुझे देखा, वह कुछ सेकंड तक बस मुझे देखती रह गई, फिर अचानक बोली, ओह माय गॉड, तुम इतने हैंडसम कैसे हो सकते हो। वह मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। काम करो, ज्यादा हाथ मत लगाओ। विक्टोरिया ने मुंह बनाया। तुम बहुत पजेसिव बहन हो। जिस दिन तुम्हारा भाई किसी लड़की को डेट करेगा, उस दिन तुम जरूर पागल हो जाओगी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और उसे अपना काम करने दिया। करीब 1 घंटे बाद उसने संतुष्टि से मुझे देखा। परफेक्ट, ये सूट जैसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। फिर उसने अचानक कहा, क्या मैं तुम्हारी पर्सनल स्टाइलिस्ट बन सकती हूँ? बिल्कुल मुफ्त, मैंने बेबसी से कहा, लेकिन मैं ज्यादा मेकअप और स्टाइलिंग करवाता ही नहीं हूँ। वह हंस पड़ी। कोई बात नहीं, शादी के दिन तो जरूर मुझे बुलाना। आखिरकार विक्टोरिया को विदा किया गया। मैं ऊपर खड़ा नीचे हॉल में मौजूद लोगों को देख रहा था, और तभी मेरी नजर उन 3 चेहरों पर पड़ी, सोंग यांग, वांग लिनलिन, सोंग शिंगची। मेरे चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। पिछले कुछ दिनों में सोंग परिवार पूरी तरह गिर चुका था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे, पार्टनर दूर जा रहे थे और उनका कारोबार लगातार नीचे जा रहा था। फिर भी वे आज यहाँ आए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि लुओ परिवार का सहारा लेकर वे दोबारा ऊपर उठ सकते हैं। सोंग यांग अपनी बेटी से बोला, शिंगची, आज हमें लुओ परिवार के युवा मालिक और उनकी बहनों के करीब जाना होगा। अगर उनमें से किसी एक से भी अच्छे संबंध बन गए तो हमारा परिवार फिर से उठ सकता है। सोंग शिंगची ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। पापा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, उन्हें हर तरफ ठंडी और उपेक्षा भरी नजरें मिलीं। जिन लोगों के साथ सोंग यांग कभी बराबरी से बैठता था, वही अब उसे देखकर दूसरी तरफ मुड़ रहे थे। वे तीनों आखिर एक कोने में जाकर बैठ गए। सोंग शिंगची ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, घबराइए मत, हमारा असली लक्ष्य अभी आया ही नहीं है। तभी अचानक हॉल में हलचल मच गई। सबकी नजरें प्रवेश द्वार की तरफ घूम गईं। वह आ चुकी थी, गु शिवान। आज उसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल करीने से बंधे थे और उसकी कलाई पर हमेशा की तरह काले मोतियों की माला थी। वह अंदर आई और उसकी ठंडी नजरें पूरे हॉल में किसी को खोजने लगीं, लेकिन शायद जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रही थी, वह उसे अब भी दिखाई नहीं दिया। उसने हल्की निराशा से नजरें झुका लीं और अपना फोन निकाल लिया। और आज की रात का असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। शाम के 7 बज चुके थे। पूरा बैंक्वेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। अचानक हॉल की सारी लाइटें धीमी हो गईं और सिर्फ मंच पर स्पॉटलाइट रह गई। मेरे दादा दादी पारंपरिक चीनी पोशाक पहने मंच पर आए। दादाजी ने माइक्रोफोन उठाया और सामने मौजूद मेहमानों को देखकर मुस्कुराए। आप सभी अपने व्यस्त समय में से वक्त निकालकर हमारे प्यारे पोते की घर वापसी की खुशी में शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद। फिर उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। लुओ परिवार का वह पोता जिसे हमने 15 साल तक खोजा, आखिरकार वापस आ गया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज हम उसका आप सभी से औपचारिक परिचय कराना चाहते हैं। मेरा पोता अभी इस देश और यहाँ के लोगों से ज्यादा परिचित नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे इस बूढ़े चेहरे की अभी भी थोड़ी इज्जत बाकी है। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, ताकि बीजिंग में कोई भी मेरे पोते को परेशान करने की हिम्मत न करे। सुनने में यह एक साधारण बात लग रही थी, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ गया था कि यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, यह एक साफ चेतावनी थी। मेहमान तालियां बजाने लगे। कुछ लोग मन ही मन हंस भी रहे थे। लुओ परिवार के पोते को परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा? शायद कोई उसके बारे में गलत सोचने से पहले ही खुद मुश्किल में पड़ जाए। तभी सीढ़ियों पर लगी स्पॉटलाइटें जल उठी। मैं अपने माता पिता का हाथ पकड़े धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पूरा लुओ परिवार गर्व से मेरी ओर देख रहा था। मेरी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, लोमड़ी जैसी हल्की ऊपर उठी हुई आंखें, सीधी नाक और स्वाभाविक रूप से गुलाबी पतले होंठ, सलीके से संवारे गए बाल और शरीर पर पूरी तरह फिट बैठता शैंपेन रंग का सूट। सादा होने के बावजूद वह बेहद आलीशान लग रहा था। कई मेहमानों के मन में एक ही बात आई,
लुओ दंपत्ति के अच्छे गुण मानो पूरी तरह इस लड़के में समा गए हों। वह किसी साधारण इंसान से ज्यादा किसी कहानी के नायक जैसा लग रहा था। भीड़ में खड़ी गु शिवान लगातार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सा स्नेह था, लेकिन शायद उसे खुद भी अभी तक इसका एहसास नहीं था। मैं मंच पर पहुंचा, अपने माता पिता का हाथ छोड़ा और फिर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर मैंने कहा, नमस्कार, मेरा नाम लुओ येचेन है। तालियों की आवाज फिर पूरे हॉल में गूंज उठी, लेकिन तभी दादाजी बोले, अरे अभी तो बात खत्म नहीं हुई। मैंने बेबसी से उनकी ओर देखा। दादाजी, क्या मुझे अपनी बात पूरी भी करने देंगे? दादाजी हंस पड़े और प्यार से मेरे हाथ पर थपकी दी। फिर उन्होंने सामने खड़े लोगों की ओर देखते हुए कहा, आज हमें एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। पूरा हॉल शांत हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी मेरे और मेरी पत्नी के पास लुओ परिवार के 15% शेयर हैं। दादाजी ने मेरी ओर देखा, और आज से ये पूरे 15% शेयर हमारे प्यारे पोते लुओ येचेन के होंगे। इस घोषणा के साथ ही पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। फिर चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोग उत्सुकता से लुओ परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे देखने लगे। उन्हें लगा कि इतने बड़े हिस्से के शेयर एक ही व्यक्ति को मिलने पर किसी के चेहरे पर ईर्ष्या या नाराजगी जरूर दिखेगी, लेकिन उन्हें निराशा हुई। लुओ परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, मानो यह फैसला पहले से तय था। दादाजी ने आगे कहा, यह फैसला उसके जन्म के समय ही कर लिया गया था। हम ये शेयर उसके बड़े होने पर उसे उपहार में देने वाले थे। बस हमारे लिए यह दिन 1 साल देर से आया। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा। मेरा पोता अपने दम पर पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे हमेशा याद रहे वह लुओ परिवार का सदस्य है और लुओ परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। यह सब उसका अधिकार है। इसके बाद भोज औपचारिक रूप से शुरू हो गया। जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, गु परिवार के चारों सदस्य मेरी ओर बढ़ाए। सबसे पहले दादाजी गु आए। उन्होंने मेरे दादाजी के कंधे पर हाथ मारा और पुराने दोस्तों की तरह हंसते हुए बोले, हमारा छोटा चेन तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। बचपन में तो यह बिल्कुल किसी परी जैसा था। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा उपनाम गु है, तुम मुझे दादाजी गु कहते थे, और ये हैं अंकल गु और आंटी लिन। मैंने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते दादाजी गु, नमस्ते अंकल गु, नमस्ते आंटी लिन। लेकिन मैंने जानबूझकर अपने बगल में खड़ी गु शिवान को नजरअंदाज कर दिया। गु की मां मुस्कुराई, प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे हमारा बच्चा कितना सुंदर हो गया है। फिर उन्होंने शिवान की ओर इशारा किया, और ये मेरी बेटी है, तुमसे थोड़ी बड़ी है, इसे बहन शिवान कहना। मैंने भौं उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बहन शिवान। गु शिवान ने तुरंत जवाब दिया, नमस्ते छोटे भाई येचेन। उसने जानबूझकर छोटे भाई शब्द पर जोर दिया। उसकी आवाज में अजीब सा स्नेह था। गु परिवार के बाकी 3 सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्हें साफ लग रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर बाद गु शिवान मेरे लिए संतरे का जूस लेकर आई। छोटे भाई येचेन, उसने गिलास मेरी ओर बढ़ाया, वांग माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ये वही जूस है जो तुम पहले फ्रिज में रखा करते थे, ताकि अगर तुम्हें कोई और ड्रिंक पसंद ना आए तो तुम्हारे पास अपना पसंदीदा पेय हो। मैंने गिलास लिया। धन्यवाद बड़ी बहन। मैंने एक घूंट लिया और संतुष्टि से मुस्कुरा दिया। तभी किसी ने गु शिवान से पूछा, तुम तो बहुत व्यस्त रहती हो, आज अचानक यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? गु शिवान ने बिना कोई भाव बदले अपनी रेड वाइन का घूंट लिया। लुओ परिवार के युवा स्वामी की घर वापसी का भोज इतना महत्वपूर्ण है, मुझे आना ही था। पास खड़ी चू मोक्सुआन लगभग पसीने से तर हो गई। उसने मन ही मन सोचा, बड़ी बहन, क्या आप इससे ज्यादा खुलकर अपनी बात बता सकती हैं? इसी बीच लिंग चेन आगे बढ़ी। वह हाल ही में बिजनेस ट्रिप से लौटी थी, इसलिए उसने इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरें नहीं देखी थीं। वह सिर्फ लुओ परिवार के युवा स्वामी के सम्मान में इस भोज में आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लुओ परिवार का युवा स्वामी वही व्यक्ति होगा जिसका वह 2 साल से इंतजार कर रही थी, वही व्यक्ति जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। लिंग चेन ने उत्साह से कहा, प्रोफेसर लू, बहुत दिनों बाद मिले, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। प्रोफेसर? कौन प्रोफेसर? लुओ परिवार में कौन प्रोफेसर है? केवल गु शिवान की आंखों में समझ की चमक आई। उसने मेरी ओर देखा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम सच में प्रोफेसर हो? मैंने सामने खड़ी लिंग चेन को देखा। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, फिर उसने जल्दी से कहा, मैं लिंग चेन हूँ। लॉस्ट अकादमी में मैंने 7 साल तक पढ़ाई की थी। एक बार कैंपस के बाहर मैं मुसीबत में फंस गई थी, तब आपने ही मुझे बचाया था। अचानक मुझे वह घटना याद आ गई। उसका बैग चोरी हो गया था, मैंने उसका बैग वापस दिलाया था, और इस चक्कर में चोर की अच्छी खासी पिटाई भी कर दी थी। मैं मुस्कुराया। ओह, तो तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा मिलेंगे। लिंग चेन की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी।